चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने विलोपन विधि का हल करना सीखा था ना। कल विलोपन विधि को हल करना सीखा था हमने और उसका कॉन्सेप्ट भी समझा था। और कुछ सवाल आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के तौर पर छोड़ा था, तो आप लोगों ने लगाया होगा। कल हमको पहले सवाल में क्या करना था, प्रतिस्थापन से भी हल करना था और विलोपन से भी हल करना था, है ना। और उसके बाद कुछ सवाल दिए हुए थे जिसका पहले हमने समीकरण बनाया था, उसके बाद फिर हमने उसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। ठीक है, तो आपने किया होगा। आज कुछ सवाल और बचे हैं, उनको देख लेते हैं और इस प्रकार से यह टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल था वो देखिए क्या है। दूसरे का तीसरे नंबर का जो सवाल है वो कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। मान लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी दो संख्या मानो, जैसे मान लो मैं 36 माना। ठीक है, ये कोई संख्या है। ठीक, तो इस संख्या के जो अंक है ना, 3 और प्लस 6 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कोई संख्या हमको बताना है, बराबर, कि उसके अंकों का योग कितना हो जाए, 9 हो जाए। तथा क्या बोलता है आगे कि इस संख्या का 9 गुना, जो भी ये संख्या है इसका 9 गुना करूं अगर मैं, तो इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दो। अंकों को कैसे पलटोगे संख्या के, तो मान लो ये कैसा है, जैसे 36 है ना, तो अंकों को पलटोगे तो क्या बन जाएगा, 63, मतलब 63 बन जाएगा। ठीक है, तो अंकों को पलट देने से जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना के बराबर है। तो वो संख्याएं ज्ञात करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं मान लेता हूं तीसरे नंबर का कौन सा सवाल है हमारा, तीसरे का तीसरा। तो माना दो अंकों की जो संख्या है वो क्या है, माना दो अंकों की संख्या x और एक्स वाई है, ऐसा लिखेंगे ना। दो अंकों की संख्या है ना, एक्स वाई है। अब इसमें तो आपको पता है ये क्या है, इकाई है, और ये वाला क्या है, दहाई रहेगा, है ना। तो ये हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न, प्रश्नानुसार ये क्या बोलता है कि दो अंकों की संख्या, जैसे क्या है हमारा एक्स वाई है, के अंकों का योग, मतलब एक्स और वाई को अगर मैं जोड़ दूं, ये जो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग एक्स प्लस वाई को अगर जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जा रहा है, 9 के बराबर। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, और आगे पढ़ें, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है ना, तथा ये जो संख्या है एक्स वाई, ये कोई संख्या था, इसका कितना गुना, 9 गुना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। चलो संख्या के अंकों को पलटो भाई, तो यहाँ पे आ गया y और ये आ गया x, तो ऐसा हो गया, को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, कितना गुना है, 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 और ये इकाई में इकाई में 1 से गुणा करेंगे और दहाई वाले में 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 10x और दोनों को जोड़ देंगे, प्लस इकाई में y 1 से गुणा करो तो ये केवल y बना, बराबर 2 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10y और प्लस का x। अब आप बोलेंगे कैसे लिख दिया, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो चलिए हमें भी समझ नहीं आया, अब मैं आपको इसको ध्यान से समझाता हूँ कि कैसे ऐसा आया होगा। जैसे कोई भी दो अंकों की संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए 25 लिया। ठीक है, तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, इकाई है 5, दहाई है क्या, 2, तो इकाई में 1 का गुणा करें तो 5 गुणे 1, और इसमें दहाई में क्या करेंगे, 2 गुणे 10, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अरे आपने बहुत छोटी कक्षाओं में विस्तारित रूप वगैरह लिखना सीखा था, तो वहां पे ऐसे ही तो करते थे ना अपन, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा आता था तो उसमें 100 का गुणा। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब गुणा करके जोड़ोगे तो 25 मिल जाएगा कि नहीं। तो देखो इकाई में 1 का गुणा किया तो यहाँ पे भी इकाई में कितने का गुणा किया, 1 में। दहाई में दो के साथ किसका गुणा किया, यहाँ पे 10 का। तो यहाँ पे भी हमने x, मतलब x क्या था, दहाई था, तो दहाई में हमने किसका गुणा किया, 10 का, और दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, दोनों को यहाँ जोड़ दिया, जोड़ो कितना आएगा, 25 आएगा, ये 20 हो गया, प्लस का 5 हो गया, बराबर 25 हो गया कि नहीं। एक और देखो, चलो मान लो मेरे पास 87 होता, ठीक है, ये कोई संख्या है। ठीक है, तो इसमें इकाई में क्या है, 7, तो यहाँ 7 इंटू 1 कर देता, और इसमें प्लस कर देता कितना, 8 इंटू 10, है ना,
दहाई में 10 का गुणा कर दिया, इकाई में 1 का गुणा कर दिया। अब चलो करके देखो इसको, फिर से पहुंच जाएंगे। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 7, तो ये 87 आ गया कि नहीं आ गया। तो जब इनको इस तरह लिख सकते हैं तो एक्स वाई को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, y में 1 का गुणा और x के साथ 10 का गुणा। अभी क्लियर है, और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए ध्यान से आगे, अब इसका अंदर गुणा करा देता हूँ। तो यहाँ कितना हो गया, 9 का गुणा करोगे 10 में तो 90x प्लस 9y बराबर, यहाँ से हो जाएगा 20y और प्लस का 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अरे बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब चलिए एक्स एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखो अचर पद है नहीं, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ करेंगे, है ना। या कि फिर एक काम करें, विलोपन विधि से हल करना है ना अपने को, तो दो सबको एक साइड ले आओ। चलो, तो यहाँ हो गया कितना, 90x प्लस का 9y माइनस का 20y और माइनस का 2x बराबर 0। अब देखो ध्यान से, 90x में 2x घटेगा कितना बचेगा, 88x, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब चलिए विलोपन विधि से हल करने, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए चलो मैं 11 मतलब y वाले टर्म को पहले कैंसिल करवाता हूँ। ध्यान से समझ लेना एक बार फिर से, विलोपन विधि से ही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, y का जो गुणांक है उसका समीकरण 1 के साथ पूरे में गुणा कर देंगे, और यहाँ पे जो समीकरण 1 में y का गुणांक है उसका गुणा पूरा समीकरण नंबर 2 के साथ कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11 है तो 11 को मैं गुणा कर रहा हूँ, तो 11 करने 11x लिख लेना यार। थोड़ा कैसे लिखना है कि समीकरण 1 में 11 से तथा समीकरण 2 में इससे 1 से गुणा करके अब देखिए इसमें प्लस चिन्ह है और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे करके, जोड़ने पर चलिए जोड़िए भाई, कितना आता है अपना यहाँ पे 11 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11x और प्लस का 11y बराबर 11 में 9 का गुणा करोगे तो 11 है 99 आ गया। ऐसे यहाँ पे 1 का गुणा करोगे तो पूरा पूरा यही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, 88x और माइनस का यहाँ पे आ गया 11y और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। बोले यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। जोड़ने पर है तो इसके लिए नीचे का कोई चिन्ह नहीं बदल रहा है। अगर यहीं पे घटाने पर कर रहे होते तो यहाँ पे क्या होता, सारे चिन्ह नीचे वाले बदल जाते, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला पद कट गया, 11 में 18, इसको जोड़िए कितना आता है 99x बराबर यहाँ से कितना आया 99। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 99 डिवाइडेड बाई 99, तो x बराबर आ गया आपका 1 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? अब इस x के मान को मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए आप यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इधर जाएंगे और फिर लास्ट में इधर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रख के देखते हैं। चलिए 1 में रखने पर चलिए रख दीजिए, x की जगह में क्या रख दूँ 1 प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया 9 माइनस का 1, तो y बराबर कितना आ गया 8 के बराबर, है ना। तो x भी निकाल लिया हमने और y भी निकाल लिया हमने। तो अब क्या लिखेंगे, अतः दो अंकों की संख्या x y बराबर, x की जगह में इसका मान कितना है 1 और y की जगह में 18, मतलब ये 8 आ गया। तो कितना बन गया, दो अंकों की संख्या क्या है 18, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आपको अगर अपने आंसर को चेक करना है तो आप किसी भी समीकरण में रख के चेक कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसको क्रॉस वेरीफाई करना है ना, तो क्या करो 8, हमने क्या देखा था कि दो अंकों की एक संख्या है जिसको के अंकों को जोड़ने पर 9 बनना चाहिए, तो 8 में 1 जोड़ो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। और दूसरा हमने क्या बोला था कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब 9 गुणे 18 करो, तो इसको उलट दोगे 81 का गुणा 2 के बराबर होना चाहिए। करो 9 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, इधर कितना आया ये 2 आ गया
और 8 दूना 16 आ गया। 18 निन्नो भी 162 होता होगा, पता है आपको, है ना। तो देखो बराबर आ गया, मतलब हमारा सवाल सही है। अब आप लोग इसको लिख लें, है ना। ये विलोपन विधि एक बार हमने फिर से सीख लिया। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल की ओर चलते हैं। मिटा दूं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब है दूसरे का चौथा सवाल। अब ध्यान से पढ़िएगा पहले, है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। कितना निकाल रही है? 2000 रुपए। उसने खजांची से रुपए 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। जो वहाँ कैशियर बैठा रहता है ना, उससे उसने कहा कि मेरे को भाई 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देना है, दो मतलब, है ना। और टोटल उसको कितना लेना है? 2000 रुपए, ठीक है। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 का और 100 का मिलाकर के टोटल उसके पास जो नोटों की संख्या हुई वो कितनी थी? 25, है ना। तो ज्ञात करो कि उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y, ठीक है। मान लो 50 रुपए के x नोट थे और 100 रुपए के y नोट थे, है ना। अब देखिए ध्यान से, 50 रुपए का, जैसे 50 रुपए के कितने नोट लिए, तो 50 गुणे x, 50x प्रश्नानुसार कर लेता हूँ, चलो 50x और प्लस का 100 इंटू वाई। अगर इन दोनों को गुणा करके अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ पे हमारा कितना 2000 के बराबर हो जाना चाहिए था, है ना। क्योंकि टोटल उसने कितने पैसा मांगे थे? 2000 रुपए, है ना। तो 50 के कितने नोट थे प्लस 100 के कितने नोट थे, दोनों को जोड़ दूंगा तो वो 2000 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से तो पहला समीकरण बन गया। और दूसरा समीकरण में क्या कहता है कि अगर दोनों नोटों की संख्याओं को जोड़ूं मैं तो 25 नोट थे टोटल उसके पास, है ना। जो 50 के नोट लिए थे, मतलब x प्लस वाई अगर करूं तो टोटल नोट उसके पास कितने थे? 25 थे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ से क्या, यहाँ से हमको निकाल लेना है x और y की वैल्यू। तो यहाँ हमको 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या मिल जाएगी। अब हम लगाएंगे विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, है ना। तो चलिए विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं यहाँ अगर x को विलुप्त करूँ, है ना, गायब कर दूँ यहाँ से x को, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके पहले देखो क्या है? x है। इसके x के पहले क्या है? सॉरी 1 है। तो 1 का गुणा ऊपर वाले पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। और इसके पहले क्या है? 50, तो 50 का गुणा नीचे वाले में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो x का गुणांक है ना, इसका ये वाले समीकरण में पूरा गुणा करना है, और इधर जो भी गुणांक है इसका ये वाले समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए करते हैं। 1 का गुणा ऊपर करूंगा, पहले चलो लिख देता हूँ कि समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में कितने का? यहाँ पे क्या है? 50। तो 50 का गुणा करके, अब देखो दोनों के चिन्ह, दोनों में प्लस प्लस था, तो क्या करना पड़ेगा? सेम चिन्ह पे क्या करना था? हमको घटाना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर चलिए घटा लेते हैं। 1 का गुणा करोगे तो यही हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया? 50x प्लस का 100y बराबर का 2000। और नीचे 50 का करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 50x प्लस का 50y और बराबर इसमें 50 का गुणा करो तो 25 का 5 में गुणा कर लेते हैं और एक शून्य आगे बढ़ा देंगे। तो 25 का पढ़ा पढ़ो, 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 चार 100, 25 पंचे 125। तो 125 आ गया और एक जीरो आ गया, ये वाला जीरो, है ना। यहाँ तक आ गया।
अब देखिए ध्यान से, हमको क्या करना है, घटाना है। तो जितना भी नीचे का चिन्ह है वो सब बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो प्लस थे ना, इनकी अब कोई वैल्यू नहीं, अब हमारे ये चिन्हों का महत्व तो रहेगा केवल। ठीक, तो देखो यहाँ से 50 में 50 घट गया तो कितना बचा, 0। 100 में से 50 घटेगा तो कितना बचा, 50। और y बराबर, यहाँ देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे देखो इसको घटाना है, 0 में 0 आ गया, ये इसको हासिल दिया तो 10 बन गया, 10 में 5 गया तो 5 आ गया, फिर ये कितना बचा 9, 9 में कितना गया 2 तो कितना आ गया 7, और ये 1 बचा, 1 में 1 गया तो 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 750 डिवाइडेड बाई 50, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, 25 हो गया, 5 25 15, y बराबर आ गया 15 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। देखो इसमें रखोगे लेंदी कैलकुलेशन बढ़ेगा, है ना। आप एक में भी रख सकते हैं, इसमें रखोगे तो सीधे क्या है कि x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर रख दो चलो। तो x प्लस वाई की जगह में रखूंगा मैं 15 बराबर हो जाएगा कितना 25 के। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 25 माइनस 15, x बराबर आ गया कितना 15 घटाओगे 25 में कितना बचेगा 10, तो ये हो गया 10 x की वैल्यू। ठीक है, तो हमने देखो क्या माना था, 50 रुपए के नोटों की संख्या को कितना माना था x, तो 50 रुपए के नोट कितने मिलेंगे उसको 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या माना था y, तो 100 के नोट कितने मिलेंगे उसको 15 के बराबर। अब चलो इसमें क्या करते हैं कि ये 15 10 जोड़ोगे तो 25 हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये जो है ना कि 15 नोट उसके पास 100 के थे और 50 के नोट 10 थे, उन दोनों को गुणा करके जोड़ के देखते हैं 2000 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 50 का नोट कितना था, 50 का 10 नोट था, तो 50 गुणे 10 कर दिया, प्लस 100 का नोट कितना था 100 रुपए का, 100 रुपए का नोट था उसके पास 15, चलिए तो ये हो जाएगा कितना 500 के बराबर, और प्लस ये हो जाएगा कितना 1500 के बराबर। 1500 में 500 जोड़ो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। हो गया ना उत्तर आपका सही, 2000 आ गया। तो इस प्रकार से आप नोटों की संख्या बता सकते हैं। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। ठीक है, आप उत्तर कैसे चेक करेंगे आपको केवल इतना ही लिखना है, और ये एरो वगैरह आपको समझाने के लिए है, आप अपने से समझ लें। अब हम लोग इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे नंबर का 5वां नंबर का सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है भैया। जैसे अभी अपन पिछली प्रश्नावली में किए थे ना, एक ऑटो वाला था वो भाड़े का एक नियत किराया लेता था, ऐसा ही एक किताब वाला है जो पुस्तकालय वाला है, वो 3 दिनों का कुछ नियत किराया लगता है। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट है भाई, 3 दिनों के लिए आप किताब लोगे तो आपको इतना में तो पड़ेगा ही। उसके बाद अगर उसके बाद अतिरिक्त दिन के लिए रखते हो, मान लो मैंने 3 दिन के लिए बोल के गया, तो 3 दिन के लिए उसने बोला कि मान लो 10 रुपये आपको 3 दिन का देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चौथे दिन 5वें दिन तक भी अपने पास बुक रखे रहोगे तो उन चौथे और 5वें दिनों का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नियत किराया 3 दिनों तक लगेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। ठीक है, तो 7 दिन तक रखा, मतलब 3 दिनों तक के लिए तो उसको नियत किराया लगा, और प्लस के बचे हुए दिनों में उसको क्या देना पड़ा, अतिरिक्त किराया देना पड़ा। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। ठीक है, तो 21 रुपए अदा किए तो कितना 5 दिन है ना, तो 5 में से 3 दिनों तक का तो फिक्स हो गया किराया कि कुछ जो अमाउंट था वो लगना था, बचे हुए 2 दिनों को उसको अलग से कुछ किराया देना पड़ेगा।
तो हमको बताना है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेता हूं, मान लेते हैं चलिए कि माना नियत किराया x रुपए है तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो हमने माना है कि नियत किराया जो है x रुपए है और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपए के बराबर है। लेकिन आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि नियत किराया कितने दिनों तक के लिए है, 3 दिनों के लिए है ना, 3 दिनों का है। 3 दिन तक हमारा ये जो x अमाउंट है ना, x रुपए, वो नियत है। 3 दिन तक के लिए आप किताब लेके जाओगे तो आपको केवल x रुपए देना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन से जैसे आप ज्यादा करोगे तो फिर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब चलते हैं थोड़ा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि सरिता ने कितने दिनों के लिए रखा था, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना लिया, 27 रुपए। तो सरिता ने जो किया उसमें देखो 3 दिन तक के लिए तो उसको x रुपए देना पड़ा सरिता को, है ना। सरिता वाले केस में, सरिता वाला जो केस है उसमें हमको क्या करना पड़ा कि 3 दिनों तक के लिए x रुपए देना पड़ा। सरिता ने कितने दिन तक के लिए लिया था, 7 दिन के लिए ले लिया। तो 7 दिन में बेटा 3 दिन आप घटा लें तो बचेगा कितना, 4 दिन। तो 4 ही दिन का उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा ना। 3 दिन तक के लिए तो x रुपए ही लगना था, तो बचे हुए 4 दिनों पर उसको y रुपए और देना पड़ेगा। तो इतना जब उसने टोटल दिया तो उसको कितना देना पड़ा, टोटल 27 रुपए देना पड़ा। यहाँ तक समझ में आ गया कि उसने 3 दिनों के लिए x तो दिया ही, बचे हुए 4 दिन जो उसने एक्स्ट्रा अपने पास किताब रख ली उसके लिए उसको y रुपए और देना पड़ा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया देना पड़ा y रुपए 4 दिनों का, है ना। और हमने वो अतिरिक्त किराया कितने दिन का माना है, प्रत्येक दिन का y रुपए। तो 4 प्रत्येक 4 दिन हुए ना, तो 4 गुणे y, तो इसको टोटल कितना देना पड़ गया यहाँ पे 27, 27 हो गए। ऐसे ही जो सूसी है, तो सूसी के केस में क्या हो रहा है, सूसी कितने दिन के लिए ली है, 5 दिन के लिए ली थी पुस्तक। तो इसने क्या किया, इसको भी 3 दिन तक के लिए तो x रुपए किराया ही देना पड़ा 3 दिन के लिए। बचे कितने, 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन इसने अतिरिक्त रखा ना अपने पास उसके अलावा, तो इसको देना पड़ा कितना, 2y, और बराबर इसको भरना पड़ा भैया कितना, 21 रुपया देना पड़ गया इसको, है ना। तो इसका हो गया समीकरण नंबर दूसरा। यहाँ तक क्लियर है आपको। सरिता ने 7 दिन के लिए लिया, 7 दिन में 3 दिनों का किराया x रुपया, बचे हुए 4 दिनों का तो 4 गुणे y, इतना टोटल मिला के उसको देना पड़ा 27 रुपए। ऐसे सूसी थी जो 5 दिन के लिए ली थी बुक, तो 3 दिनों तक तो उसको x रुपया देना पड़ा, बचे हुए 2 दिनों के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा। ठीक है, तो हमको अब क्या है, x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों समीकरणों को सीधे सीधे आप घटा दें क्योंकि इसके पहले प्लस है और इसके भी पहले प्लस है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा और फिर उसको समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इसमें क्या है, गुणा गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक का गुणा करोगे तो सेम समीकरण आएगा, इधर पे भी एक का गुणा करोगे सेम समीकरण आएगा। तो सीधे क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, x प्लस 4y बराबर 27। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर 21। घटा लीजिए, जैसे घटाएंगे नीचे का चिन्ह सब बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो x से x गायब हो गया, विलुप्त हो गया, विलोपन विधि है ना। अब बचा कितना, देखो 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2y बराबर, यहाँ पे देखो 27 में से 21 जाएगा, कितना आएगा, 6 के बराबर। तो y बराबर कितना हो गया, 6/2। तो यहाँ से आ गया y बराबर कितना, 3 के बराबर आ गया। तो मतलब प्रत्येक दिन पे अतिरिक्त किराया कितना लग रहा है, 3 रुपया लग रहा है। अब चलिए x का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो नियत किराया जो है वो कितना है, तो यहाँ से y का मान, y का जो मान आया है उसको किस में रखोगे, पहले में रखो या दूसरे में रखो, जिसमें मन करे। y का मान समीकरण 1 में रख लेता हूँ, चलो समीकरण 1 में रखने पर चलिए
अब देखिए यहाँ पे x है, x का मान हमको निकालना है जो कि क्या है, नियत किराया, फिक्स किराया है ना। अब देखिए प्लस का 4 और गुणे y का मान कितना आया यहाँ से 3, ये हो गया 3 बराबर यहाँ पे आया था 27। तो यहाँ देखो x बराबर 27 और ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 4 तिहाई 12। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, 27 में 12 घटा लो तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 1। तो नियत जो किराया था वो है 15 रुपये। 3 दिनों के लिए जो देना पड़ता था ना वो है 15 रुपया, और अतिरिक्त दिनों के लिए जो देना पड़ रहा था वो तो 3 रुपए है ना। तो आपको क्या इसमें पूछा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं देखो प्रत्येक भी लिख देता हूँ, नहीं तो क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रत्येक है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो है 22 रुपए। अब देखिए तो ये एक दिन का किराया है अतिरिक्त 3 रुपए, और ये नियत किराया है फिक्स 3 दिनों के लिए 15 रुपए। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं इसमें से चलो एक आपको दिखाता हूँ कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। तो मान लो यहाँ पे देखो पहला समीकरण देखो कि हमारा जो नियत किराया था वो तो 15 रुपए हो गया, प्लस का 4 दिनों के लिए अतिरिक्त किराया दिया ना उसने, किसने, सरिता ने। कितना अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा था 3 रुपए के बराबर, तो 3 आ गया। यहाँ से देखो 15 प्लस 4 3 12, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऐसे ही सोची वाला देख लो, इसमें भी नियत किराया कितना था 15, 2 दिन का उसने अतिरिक्त दिया तो 2 गुणे 3 कितना हो गया 15 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 21, बराबर कितना था हमारा 21। मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विलोपन विधि से सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लें। तो विलोपन विधि ज्यादा आसान लगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि, बताएं। प्रतिस्थापन विधि आसान है ना, प्रतिस्थापन आसान है कि विलोपन? मेरे को भाई देखो विलोपन विधि ज्यादा आसान लगता है क्योंकि बड़ा सिंपल रहता है ना। तो विलोपन विधि ज्यादा आसान है, वो आप लोगों को देख लें, अपनी 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 इच्छाएं हैं, अपनी अपने विचार। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ। इस प्रकार से आपका पार्ट 3 जो है, टॉपिक 3 जो है वो खत्म हुआ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग हमने खत्म कर लिया आज। अब आप लोगों को काम ये है कि आप लोग सवालों का प्रैक्टिस करें और जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनका आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अब थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं कि हमने इस 3 पार्ट में सारांश क्या है भैया आपका, पार्ट 3 का जो भी हमने लेसन 3 पढ़ा है ना, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें देखो सबसे पहले हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जाने कि इसमें 2 चर रहेंगे है ना, जैसे एक्स वाई है, एस टी है, कुछ भी हो 2 चर रहेंगे। और 2 चर राशि हैं तो दोनों को हल करने के लिए हमको 2 समीकरण की जरूरत पड़ेगी है ना। तो ये 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण युग्म का टॉपिक था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण थे, उसमें से हमको एक्स और वाई के मान निकालने थे। तो हमको यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे 3 विधि पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हमने ग्राफीय विधि है ना। ग्राफीय विधि में हम क्या कर रहे थे, ग्राफ बना करके और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। तो जब हम ग्राफीय विधि पढ़ रहे थे तो पहला तो हमने इसमें देखा क्या, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि देखा है ना, ग्राफीय विधि। तो इसमें देखो ग्राफीय विधि में हमारे पास कुछ केस बने थे है ना, 3 केस थे हमारे पास, केस 1, केस 2 और केस 3। सबसे पहले तो हमारे इसमें देखो व्यापक समीकरण कैसा था, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ऐसा था और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, दूसरा समीकरण ऐसा था। तो पहले केस में जब हम इसको व्यापक समीकरण से तुलना करते थे तो हमारा जब पहला केस क्या था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता था किसके, b1 बटे b2 के। तो पहली बात तो हम क्या बोलते थे कि दोनों रेखाएं इस केस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ पे एक अद्वितीय हल मिलेगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक हल मिलेगा, x का एक मान और y का एक मान निकलेगा। और इस कंडीशन में हम ये भी बोलते थे कि हमारे समीकरण युग्म क्या रहेंगे, संगत रहेंगे है ना। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में हमने क्या देखा कि a1 बटे a2 बराबर हो जाए किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन अगर बराबर ना हो c1 बटे c2 की। तो इस केस में क्या होता था, दोनों रेखाएं क्या हो जाती थी, समांतर हो जाती थी है ना। तो
इस केस में हम क्या बोलते थे कि यहाँ पे हमारा कोई हल नहीं प्राप्त होगा इसमें, है ना, दोनों रेखाएं समांतर है, कहीं पे एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं, तो इसमें क्या होगा, हमको कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अब हमारा इस केस में क्या हो रहा था, हम बोल रहे थे कि समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, ठीक है। और तीसरा केस में जब हमने देखा तो हमने जब कंपेयर करके a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 ऐसा जब हमको मिला कंपेयर करने पर, तो हमने बोला कि इस केस में दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। मतलब जो पहली रेखा है ना, इसी के एकदम ऊपर ऊपर दूसरी रेखा जा रही होगी, देखो एकदम ऊपर ऊपर दूसरी रेखा भी जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो अनंत बिंदु है ना, आप गिन ही नहीं पाएंगे इतने सारे बिंदु हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते थे हम कि अनंततः अनेक हल हैं, क्या है, अनंततः अनेक हल हैं। और इस केस में भी क्या होता था, ये संकल्प हो जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 3 केस देखे, उनके बहुत सारे सवाल भी लगाए हमने, और संगत है, असंगत है, अद्वितीय है, कोई हल नहीं है, या अनंत अनेक हल है, इस तरह के केस के बारे में देखा। उसके अलावा हमने ग्राफ बना करके भी देखा बेटा, देखो ग्राफ बना करके भी हमने देखा कि x अक्ष है, ये x डैश मान लेता हूँ, ये y अक्ष में y और नीचे y डैश, मतलब इधर माइनस होगा, इधर भी माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस। तो इसमें हमने 2 रेखाओं की ग्राफ बना बना के भी देखी, कहाँ पे कट कर रहा है, उससे हल कैसे निकलेगा, है ना। तो ग्राफ विधि से भी हमने इसमें सीखा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने दूसरा इसमें क्या देखा, दूसरा हमने इसमें देखा ग्राफीय विधि के बाद बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि से हल करना सीखा। तो बीजगणितीय विधि में हमने यहाँ पे देखिए पहला तो देखा प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पक्षांतर कर दे रहे थे, x को पक्षांतर करके y का मान निकाल लिया, फिर y का मान को दूसरे समीकरण में रखा, है ना, तो वहां से x का मान निकाल लिया, फिर उस समीकरण को 1 2 3 में से किसी में भी रख दिया। तो ये प्रतिस्थापन विधि हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा विलोपन विधि, विलोपन विधि भी देख लिया हमने, ठीक है। तो विलोपन विधि अभी अपन ने रिसेंट पढ़ा है, तो विलोपन विधि में भी हमने समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने सीखे हैं। इसके अलावा हमने इसमें कुछ क्या है कि आपको कैसे डायरेक्ट सवाल नहीं दिया हुआ था, कुछ आपको सवाल ऐसे पढ़ करके उससे समीकरण पहले बनाने थे और उसके बाद फिर उनको हल करके उसको उत्तर निकालने थे। तो उस तरह के भी हमने सवाल देखे हैं। तो जब आप सवाल जिसमें समीकरण बनाना पड़ता है, उस टाइप के सवालों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है आपको उसको मान लेना है। और सवाल को पढ़ करके हम जैसे कैसे प्रश्नानुसार करते थे ना, तो सवाल को पढ़ करके आपको समीकरण बनाने हैं और उसके बाद फिर आपको प्रतिस्थापन बोलेगा तो प्रतिस्थापन, विलोपन बोलेगा तो विलोपन, और कुछ नहीं बोलेगा तो आप अपने इच्छा अनुसार जो आपको सबसे सरल लगता हो, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं ये विधि से करूँगा तो मेरा उत्तर एकदम सही आएगा, तो उस तरह से आप उसको हल कर लेंगे, है ना। और साथ में आपको हमने उत्तर चेक करना भी सिखा दिया है ना, तो आप उससे उत्तर की अपने पुष्टि भी कर सकते हैं, हाँ मेरा उत्तर सही है कि नहीं, बराबर। तो इतना कुछ हमने सीखा। इसमें देखिए बीजगणितीय विधि में एक और विधि आता था, एक गुणनखंड विधि बोलते हैं, वज्र गुणनफल विधि ऐसा कुछ है, जो हमारे अभी हमने पढ़ा है, इसमें वज्र गुणन विधि, है ना। तो ऐसा भी एक विधि हुआ करता है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो ये हम केवल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी ये 2 विधि से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने अब पढ़ा। अब इसमें कल हम देख लेंगे कुछ कंपटीशन एग्जाम में जो सवाल आए हुए हैं, जैसे कि हम संविदा वाले एक सवाल देख रहे हैं, तो वो वाले सवाल मैं आपको कुछ बता दूंगा, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू कर लेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण भी आपको बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि आपने पहले बहुपद अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुपद में भी हमने द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल हल किए थे। तो द्विघात समीकरण में भी वैसे ही ये गुणनखंड निकालना है, मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल, गुणनफल देखना है ना। तो ऐसे कुछ सवाल हम वहाँ भी देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही है, आज यहीं पे इसको रोक देते हैं।